तो चलिए बात करते हैं धुरंधर 2 की। एक ऐसी फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर तो जैसे आग ही लगा दी है। हर तरफ इसके एक्शन, इसके डायलॉग्स और इसकी कहानी की चर्चा है। लेकिन आज हम इस फिल्म को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पैकेज की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत सोचे समझे राजनीतिक मैसेज की तरह देखने वाले हैं। जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में इसका पूरा एनालिसिस किया गया है। और यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। क्या एक फिल्म जो ऊपर से देखने में देशभक्ति और एक्शन से भरी लगती है, अंदर से किसी एक राजनीतिक पार्टी के लिए एक तरह की कंसेप्चुअल स्पॉन्सरशिप का काम कर रही है? आइए सोर्स के नजरिए से इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऊपर से तो फिल्म एक जबरदस्त एक्शन पैक्ड पेट्रियोटिक थ्रिलर लगती है, लेकिन सोर्स का तर्क कुछ और ही है। उनका कहना है कि ये असल में एक कॉन्सेप्चुअल स्पॉन्सरशिप है। मतलब यहाँ ब्रांड कोई साबुन या तेल नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी राजनीतिक विचारधारा है, जिसे कहानी में बड़ी ही खूबसूरती से पिरो दिया गया है। अब सवाल ये है कि फिल्म ये काम करती कैसे है? तो सोर्स के मुताबिक इसके लिए एक बहुत ही खास और बहुत ही पावरफुल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम कह सकते हैं तथ्य प्लस फिक्शन फॉर्मूला। और यही वो चाबी है जिससे फिल्म के कथित प्रोपेगेंडा को डिकोड किया जा सकता है। तो ये फॉर्मूला काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए, पहले आपको एक ऐसी सच्ची घटना दिखाई जाती है जिसे हम सब जानते हैं, जिस पर हमें भरोसा है, और फिर ठीक उसके बाद एक पूरी तरह से काल्पनिक सीन डाल दिया जाता है। इससे होता यह है कि हमारे दिमाग के लिए सच और झूठ के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। चलिए इस तकनीक को महसूस करके देखते हैं। अभी जो खबर मैंने पढ़ी उसे सुनकर एक पल को लगा ना कि ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है। हो सकता है किसी को गुस्सा आया हो, किसी को खुशी हुई हो, मतलब इमोशंस तो जागे हैं ना। असलियत ये है कि ये खबर पूरी तरह से मनगढ़ंत थी, लेकिन जिस तरह से इसे पेश किया गया उसने एक पल के लिए यकीन दिला ही दिया। सोर्स का तर्क यही है कि धुरंधर 2 ठीक इसी इमोशनल हेरफेर का इस्तेमाल पूरे 4 घंटे तक करती है। यहाँ देखिए ये फॉर्मूला एक्शन में कैसा दिखता है। फिल्म एक असली घटना उठाती है, मान लीजिए 2014 के चुनाव के नतीजे। ये एक फैक्ट है। फिर तुरंत एक फिक्शन यानी काल्पनिक सीन दिखाती है जिसमें आईएसआई के एजेंट्स मातम मना रहे हैं। अब देखने वाले का दिमाग इन दोनों को जोड़ देता है और एक नई धारणा बना लेता है कि पिछली सरकार आईएसआई की थी और नई सरकार ने आकर उन्हें हरा दिया। आइए अब फिल्म के अंदर चलकर देखते हैं कि यह फॉर्मूला असल में काम कैसे कर रहा है। पहला केस स्टडी है कि कैसे फिल्म कथित तौर पर भारत के 70 साल के राजनीतिक इतिहास को ही एक नई शक्ल देने की कोशिश करती है। फिल्म में एक सीन है जहां 2014 के चुनाव नतीजों के बाद एक नई पार्टी सत्ता में आती है और आईएसआई के एजेंट्स आपस में बात कर रहे हैं कि इस बार हमारी पसंद की सरकार नहीं आई। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? ये बिना कुछ कहे सीधे सीधे पिछली सरकार को पाकिस्तान के कंट्रोल से जोड़ देता है। कोई सबूत नहीं, बस एक पावरफुल इमोशनल लिंक बना दिया गया है। और ये सिर्फ यही नहीं रुकता। फिल्म में आईएसआई एजेंट का एक किरदार आगे कहता है कि उन्होंने भारत में एनजीओज को, मीडिया को और यूनिवर्सिटीज को फंड किया। ये उन संस्थाओं पर एक बहुत सीधा निशाना है जो अक्सर सरकार की नीतियों से असहमत होती हैं। उन्हें एक विदेशी साजिश का हिस्सा बता दिया जाता है। चलिए अब दूसरे और शायद सबसे बड़े केस स्टडी पर चलते हैं। सोर्स के अनुसार फिल्म का सबसे मजबूत उदाहरण है नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन जैसे एक बहुत बड़े नीतिगत फैसले को सही ठहराने के लिए एक पूरी काल्पनिक कहानी गढ़ देना। फिल्म एक कहानी बनाती है कि पाकिस्तान 600 करोड़ के नकली नोट भारत भेज रहा था ताकि चुनाव में गड़बड़ी की जा सके। हमारे हीरो को यह खुफिया जानकारी मिलती है और वो सरकार को अलर्ट कर देता है। और ठीक अगले सीन में क्या होता है? प्रधानमंत्री जी का असली वीडियो चलाया जाता है जिसमें वो नोटबंदी का ऐलान कर रहे हैं और उसके बाद आईएसआई के हेडक्वार्टर्स में अफरा तफरी मची है। मतलब एक सीधी लकीर खींच दी गई। नोटबंदी एक मास्टर स्ट्रोक थी जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। और फिर ये लाइन आती है, चाय वाला घुस के फट गया है अंदर। ये लाइन इस पूरी गढ़ी हुई कहानी पर जैसे एक पक्की मोहर लगा देती है। ये प्रधानमंत्री को एक ऐसे हीरो के तौर पर दिखाती है जिसने अकेले ही दुश्मन की सबसे बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। इससे देखने वालों के मन में गर्व और सम्मान की भावना पैदा होती है। लेकिन यहीं पर सोर्स एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। अगर सरकार को यह पता था कि नकली नोट कब और कहां से आ रहे हैं, तो क्या पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ठप कर देना ही अकेला रास्ता था? या ये तर्क सिर्फ कहानी को एक हीरोइक एंगल देने के लिए बनाया गया है? और ये हमें इस सवाल पर लाता है कि आखिर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म ही क्यों?
क्यों एक फिल्म, एक न्यूज़ आर्टिकल या एक भाषण से कहीं ज़्यादा असरदार हो सकती है इस तरह का मैसेज देने के लिए। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। कोई छोटी, साफ प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने से उसकी पहुंच बहुत कम लोगों तक होती है। लेकिन धुरंधर 2 जैसी फिल्म, जिसका बजट बहुत बड़ा है, जिसमें बड़े-बड़े स्टार्स हैं, कमाल का एक्शन और संगीत है, वो करोड़ों लोगों के घरों तक, उनके दिलों तक पहुंचती है। इसका असर कई गुना ज़्यादा होता है। जब एक मज़ेदार कहानी में मैसेज छिपा हो, तो लोग अपने दिमागी डिफेंस को नीचे कर देते हैं। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, सिनेमा आपको हंसा सकता है, रुला सकता है, आपके अंदर जोश भर सकता है। जब किसी फिल्म मेकर के पास दर्शकों के इमोशंस को कंट्रोल करने की इतनी बड़ी पावर होती है, तो उसके साथ एक नैतिक जिम्मेदारी भी आती है। सवाल यह है कि उस पावर का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है। तो इस पूरी बातचीत का मकसद किसी फिल्म की बुराई करना या किसी एक पार्टी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद है मीडिया लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग, यानी सवाल पूछने की आदत को बढ़ावा देना। तो अगली बार कोई भी फिल्म या कोई शो देखते समय ये कुछ सवाल खुद से पूछे जा सकते हैं कि इसमें से कितना सच है और कितनी क्रिएटिव लिबर्टी। ये सीन देखने वालों के अंदर कौन सा इमोशन जगाने की कोशिश कर रहा है। और सबसे ज़रूरी सवाल कि अगर इस कहानी को सच मान लिया जाए तो इससे फ़ायदा किसका होगा। आखिर में ये किसी भी राजनीतिक टीम में शामिल होने के बारे में नहीं है। ये अपने दिमाग को खुला रखने, फैक्ट्स को चेक करने और ये समझने के बारे में है कि कैसे एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी कहानियों का इस्तेमाल हमें और आपको प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। और ये हमें इस एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब एंटरटेनमेंट और प्रोपेगेंडा आपस में घुल मिल जाएं, तो सच की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? फिल्म बनाने वाले की, सेंसर बोर्ड की, या फिर हम दर्शकों की? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।